Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Abdul Majid Khan, your biology teacher. Welcome to Noor Virtual Classes. Study of malaria as an example of biological method. मलेरिया एक बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था जिसको हम एज अ एग्ज़ाम्पल के तौर पे देख रहे थे कि किस तरह बायोलॉजिकल मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया। तो इससे रिलेटेड जो फर्स्ट प्रॉब्लम था उसको हमने देखा कि व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। अब हम बायोलॉजिकल मेथड में देख चुके कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जब क्वेश्चन की फार्मूलेशन होती है तो ये पहला स्टेप होता है रिकग्निशन ऑफ ए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। फिर लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल मेथड को यूज़ करते हुए इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसका सॉल्यूशन ढूंढा। तो बायोलॉजिकल मेथड का जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। तो क्या क्या ऑब्जर्वेशंस की थी, क्या देखा था हमने कि इट इज़ द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। मलेरिया इज़ द डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर। या फिर इसको आप डिफरेंटली भी लिख सकते हैं कि मलेरियल पेशेंट एक्सपीरियंस्ड चिल्स एंड फीवर। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या थी? मार्शी एरियाज़ एंड मलेरिया हैज़ रिलेशन, यानी कि जो मार्शी एरियाज़ होते हैं इसका और मलेरिया जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जो बीमारी है, इसका आपस में कोई रिलेशन है। क्यों है, क्यों बनाई थी ये ऑब्जर्वेशन? बिकॉज द पीपल्स लिविंग इन मार्शी एरियाज आर इन्फेक्टेड मोर। मलेरिया उनमें ज़्यादा काज होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल्स लिविंग इन अदर एरियाज़। दलदली इलाकों में जो लोग रहते हैं उनमें मलेरिया कॉमन है। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या थी? हमने बात की थी कि कुछ लोगों ने एज अ वॉलंटियर मार्शेस का पानी पिया था, तो उससे क्या हुआ? उनको मलेरिया नहीं हुआ था। तो फिर एक ऑब्जर्वेशन बनाई थी बायोलॉजिस्ट ने, ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया, यानी कि मार्शेस का पानी पीने से मलेरिया नहीं होता, जो कि उनकी हाइपोथेसिस थी कि मार्शेस एयर को गंदा करते हैं, पॉइज़न करते हैं, इसकी वजह से मलेरिया होता है। तो ये ऑब्ज़र्वेशन उनकी गलत साबित हुई थी और ये नई ऑब्ज़र्वेशन बनाई थी कि ड्रिंकिंग वाटर ऑफ मार्शेस डिड नॉट काज मलेरिया। फिर ऑब्ज़र्वेशन के बाद बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं? उस टाइम के बायोलॉजिस्ट ने क्या किया था? आज से 200 साल पहले हाइपोथेसिस बनाया था। और आपको पता है जहाँ पे हाइपोथेसिस होता है वहाँ पे फिर डिडक्शंस भी होती हैं। तो लेवरान एक फ्रेंच आर्मी फिजिशियन था, एक फ्रांस का साइंटिस्ट था। इसने क्या हाइपोथेसिस बनाई थी? इसने एग्ज़ामिन किया था मलेरियल पेशेंट्स के ब्लड को, और उसके ब्लड में उसने क्या देखा था? उसके ब्लड में उसने स्मॉल मॉलिक्यूल्स देखे थे। और उस टाइम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन उसके दो साल बाद फिर एक और साइंटिस्ट ने देखा, फिर 3 साल बाद एक और साइंटिस्ट ने देखा, सेम जो उसने देखी थी ब्लड के अंदर मॉलिक्यूल्स, वही दूसरे साइंटिस्ट ने भी देखे। अब इन मॉलिक्यूल्स को बाद में प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। जब ये बात साबित हुई कि ज़्यादातर बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से होती हैं और बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर होके मल्टीप्लाई करता है, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड ही एक ऑर्गेनिज़म है प्लाज्मोडियम। नाम आप गौर करें, प्लाज्मा तो ब्लड में होता है, इसीलिए इसको नाम भी ऐसा दिया गया प्लाज्मोडियम का, इस लिविंग ऑर्गेनिज़म को। अब प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया हाइपोथेसिस बन गया। फिर इस हाइपोथेसिस से क्या डिडक्शन की? इफ़ एंड देन का कैसे यूज़ किया कि इफ़ प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया देन
ऑल मलेरियल पेशेंट्स शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड, कि अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया का काज है तो जितने भी मलेरियल पेशेंट्स हैं, जितने लोगों को भी मलेरिया है, उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब इस बात को टेस्ट करना था कि देखते हैं कि प्लाज्मोडियम उनके ब्लड में है या नहीं है, तो उसके लिए एक्सपेरिमेंट के स्टेप में जाना था। तो थर्ड स्टेप बायोलॉजिकल मेथड का इन्होंने यूज़ किया, एक्सपेरिमेंट, तजर्बा किया, इस डिडक्शन को, इस हाइपोथेसिस को जो डिडक्ट हुआ, इसको टेस्ट किया। 100 हेल्दी पेशेंट्स लिए और 100 मलेरियल पेशेंट्स लिए। इनके ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे एग्ज़ामिन किया। तो एक्सपेरिमेंट से फिर क्या निकलता होता है, रिज़ल्ट निकलता होता है। तो क्या रिज़ल्ट निकला था कि जो हेल्दी पेशेंट्स थे उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नहीं था, और जो मलेरियल पेशेंट्स थे उनके ब्लड में क्या था, प्लाज्मोडियम था। तो हम रिज़ल्ट क्या निकला, प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया। तो साबित हुआ कि प्लाज्मोडियम ही मलेरिया का काज है। जो मलेरियल पेशेंट हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम नज़र आया। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो इसी से रिलेटेड है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम नंबर 2 इन द स्टडी ऑफ मलेरिया। अब मलेरिया से ही रिलेटेड है कि प्लाज्मोडियम अगर मलेरिया का काज है तो हाउ दिस प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। अब हमारे ब्लड में ये आता कहाँ से, सवाल या प्रॉब्लम जो क्रिएट होता है वो क्या होता है कि हाउ दिस प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। तो फिर आपको पता है कि एक नया प्रॉब्लम अराइज हुआ, और किसी भी प्रॉब्लम जब रिकॉग्नाइज हो जाता है तो उसके बाद जो पहला स्टेप होता है वो क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस। तो चलिए इस प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बींग्स। अब प्रीवियस जो ऑब्जर्वेशन थी अभी हमने डिस्कस की कि मार्शी एरियाज़ और मलेरिया में कोई रिलेशन है, और मार्शेस के पानी पीने से तो नहीं होता। तो फिर कैसे होता है, एक साइंटिस्ट था, एक फिजिशियन था, डॉक्टर था, 1883 में, इसका नाम था A.F.A. किंग। A फॉर एल्बर्ट, F फॉर फ्रीमैन, A फॉर अफ्रीकैनस किंग। एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग। इसने मलेरियल स्टडी पे, इस हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट टू ह्यूमन बींग्स, इस प्रॉब्लम पे, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम पे तकरीबन 20 ऑब्जर्वेशंस पेश की। इन 20 में जो इम्पॉर्टेंट थी, जो लॉजिकल थी, उनको यहाँ पे मैंने लिखा है, आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है कि सम इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस ऑफ एल्बर्ट फ्रीमैन अफ्रीकैनस किंग। वो क्या थी? पहली बात जो इसने की थी कि पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस सफर्ड मोर देन द पीपल हु स्लेप्ट इंडोर्स। कि जो लोग ओपन प्लेसेस में सोते हैं, पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस, उनमें मलेरिया, दे सफर्ड मोर देन द पीपल हु स्लेप्ट इंडोर्स। उनमें मलेरिया ज़्यादा होता है, उनको ज़्यादा मलेरिया होता है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु स्लेप्ट इंडोर्स, जो ओपन प्लेसेस में नहीं सोते, जो घरों में सोते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों में मलेरिया की शरह कम है एज़ कम्पेयर टू द पीपल हु स्लेप्ट इन ओपन प्लेसेस। फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन इसने क्या की कि इंडिविजुअल हु स्लेप्ट नियर स्मोकी प्लेसेस यूजुअली डिड नॉट गेट मलेरिया। कि जो लोग स्मोकी एरिया में सोते हैं, हु स्लेप्ट नियर स्मोकी प्लेसेस या स्मोकी एरियाज़, दे डिड नॉट गेट मलेरिया, उनको मलेरिया नहीं होता। तो स्मोक का और मलेरिया का क्या रिलेशन है? अब ये ऑब्जर्वेशंस हो रही हैं, इसके बाद क्या होगी, हाइपोथेसिस होगी, फिर डिडक्शंस होंगी। तो तीसरी ऑब्जर्वेशन A.F.A. किंग की क्या थी? अब ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, व्हाट वाज द ऑब्जर्वेशंस ऑफ A.F.A. किंग इन मलेरियल स्टडी। तो मलेरियल स्टडी में इसकी ऑब्जर्वेशन ये 3 थी
कि जो लोग ओपन प्लेसेस में सोते हैं उनको ज़्यादा होता है मलेरिया एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के जो इंडोर्स होते हैं, और जो लोग स्मोकी प्लेसेस में, स्मोकी एरियाज़ में सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता नॉर्मली। और तीसरी ऑब्जर्वेशन इसकी क्या थी कि पीपल हु यूज्ड मॉस्किटो नेट्स सफ़र्ड लेस देन वंस हु डिड नॉट यूज़, कि जो मॉस्किटो नेट्स यानी कि ऐसे नेट्स, ऐसे जाल जिनमें मॉस्किटो नहीं दाखिल हो सकते, उनमें सोते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता, जबकि जो मॉस्किटो नेट्स यूज़ नहीं करते उनको मलेरिया हो जाता है। तो अब ये तीनों ऑब्ज़र्वेशंस को आपने देखा होगा कि किस से रिलेटेड हैं, मॉस्किटो से। क्यों कि जो ओपन प्लेसेस में मॉस्किटो ज़्यादा होते हैं, इंडोर्स में मॉस्किटो ज़्यादा नहीं होते, स्मोकी एरियाज़ में मॉस्किटो नहीं होते और नेट्स में भी मॉस्किटो नहीं होते। तो ऑब्ज़र्वेशन क्या बनेगी, सॉरी हाइपोथेसिस क्या बनेगी? तो इसकी जो हाइपोथेसिस बनेगी वो क्या बनेगी कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को। अब ये बात तो हम प्रूव कर चुके, वो साइंटिस्ट प्रूव कर चुके कि प्लाज्मोडियम इज़ द काज ऑफ मलेरिया, एक्सपेरिमेंट में साबित हो गया। तो अब ये प्लाज्मोडियम कैसे आता है, हमने मफरूज़ा बनाया, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनाई कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। मैंने जैसे आपको बताया कि तीनों ऑब्जर्वेशंस सेम थी, उनमें कॉमन जो बात थी तो वो ये थी। फिर इसकी डिडक्शन क्या बनेगी, जहाँ पे हाइपोथेसिस होती हैं फिर वहाँ पे डिडक्शंस भी होती हैं। इफ़ मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम देन क्या लॉजिक बनेगी, देन प्लाज्मोडियम शुड बी प्रेजेंट इन मॉस्किटोज़। मॉस्किटोज़ में प्लाज्मोडियम होना चाहिए, अगर उनमें होगा नहीं तो ट्रांसमिट कैसे करेंगे, ट्रांसमिट करते हैं तो उनमें प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी में होना चाहिए। तो इस डिडक्शन को, इस डिडक्टेड हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए कौन सा स्टेप किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, अब 2 स्टेप्स हमने देख लिए, तीसरे स्टेप में क्या किया, एक्सपेरिमेंट। और जहाँ पे एक्सपेरिमेंट होता है आप वहाँ पे फिर रिज़ल्ट्स भी निकलते हैं, जनरेट होते हैं। तो रोनाल्ड रोज़ एक ब्रिटिश आर्मी फिजिशियन था, एक डॉक्टर था, आर्मी डॉक्टर था, ब्रिटिश, ठीक है, बरतानिया का, और ये इंडिया में था 1880s में। अब 1883 में F.A. किंग ने काम स्टार्ट किया था, ऑब्जर्वेशंस की थी 1880s। 80s मीन्स कि एग्जैक्ट डेट नहीं पता, मे बी 1885, 1884, 1888, कोई भी ईयर हो सकता है, ठीक है। तो इसने इस पे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया। तो इसने पहला एक्सपेरिमेंट क्या किया, रोनाल्ड रोज़ अलाउड फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो टू बाइट मलेरियल पेशेंट। एक ख़ास किस्म का मॉस्किटो है जिसको हम एनोफिलीज मॉस्किटो कहते हैं। मॉस्किटोज़ की डिफरेंट टाइप्स हैं और एनोफिलीज में भी फीमेल मॉस्किटो को उसने अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। तो बाइट करने से क्या होगा, मलेरियल पेशेंट में क्या है, प्लाज्मोडियम है, साबित हो चुका है। तो प्लाज्मोडियम मॉस्किटो की बॉडी में एंटर हो जाएगा। फिर इस मॉस्किटो को उसने किल करके स्टडी किया तो उसने क्या पाया, ही फाउंड प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन मॉस्किटो स्टमक, कि जो मॉस्किटो था, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो था, उसकी स्टमक में प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई हुआ। यानी कि जो प्लाज्मोडियम है 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 और इसी तरह इसका जो नंबर था वो बढ़ रहा था इस मॉस्किटो के अंदर। तो उसने एग्ज़ामिन किया माइक्रोस्कोप के अंडर, उसने ये बात देखी। फिर उसने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि एक दूसरा किस्म का मॉस्किटो
जिसको क्यूलिक्स मॉस्किटो कहते हैं, फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो उसने लिया और इसने अलाउ किया कि वो बाइट करे स्पैरो को। अब डायरेक्टली इस एक्सपेरिमेंट को ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं किया जा सकता था, ये बहुत ज़्यादा क्या है, रिस्की था। तो उसने क्या किया कि स्पैरो को क्यूलिक्स मॉस्किटो से बाइट करवाया, उस स्पैरो को जिसमें मलेरिया था, यानी कि द स्पैरो सफरिंग फ्रॉम मलेरिया वाज बिटन बाय फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो। तो इस फीमेल क्यूलिक्स मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम जाएगा। इसने मलेरियल पेशेंट जो स्पैरो थी उसको इसने बाइट किया। फिर क्या किया, फिर इसने किल किया उन मॉस्किटोज़ को और फिर उनको स्टडी किया। तो उसको पता चला, क्या देखा उसने, कि प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाइड इन स्टमक वॉल्स ऑफ क्यूलिक्स मॉस्किटो, और स्टमक वॉल से ये प्लाज्मोडियम सैलिवरी ग्लैंड्स में ट्रांसफ़र हुआ। अब जो सैलिवरी ग्लैंड है मॉस्किटो का, सलाइवा प्रोड्यूस करता है। तो जब देखें मॉस्किटो काटता है हमें, तो वहाँ पे ज़ख़म नहीं बनता। इस सलाइवा जो है ये एक फॉरेन केमिकल है, इसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, वहाँ पे रिएक्शन होता है। तो रिएक्शन में आपने देखा होगा कि समटाइम्स वहाँ पे स्वेलिंग भी हो जाती है, रेडिश सा। तो ये रिएक्शन जो होता है हमारी बॉडी के सेल्स का, जो हमारी बॉडी डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसके अगेंस्ट होता है। और ये जो सलाइवा है ये क्यों बाइट करते वक्त क्यों सिक्रीट करता है ये मॉस्किटो, क्योंकि इस सलाइवा में एंटी कोगुलेंट्स होते हैं। एंटी कोगुलेंट्स मीन्स कि वो ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड को जमने से, कोगुलेशन से रोकते हैं, ठीक है। वरना तो उसके जो फूड कैनाल है मॉस्किटो का, उसमें हमारा ब्लड क्लॉट हो जाएगा, जम जाएगा। तो ये ब्लड उसको चाहिए होता है मॉस्किटो को फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर सेल्स। उनके जो एग्स होते हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए हमारे ब्लड को सक करते हैं। अब इसने क्यूलिक्स मॉस्किटो को से बाइट करवाया मलेरियल स्पैरो को, उस स्पैरो को जो कि मलेरिया से सफ़र कर रही थी। फिर उसने देखा प्लाज्मोडियम आ गया था इस क्यूलिक्स मॉस्किटो में, और फिर इसने इन्फेक्टेड मॉस्किटो जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था उसको अलाउ करवाया कि वो बाइट करे हेल्दी स्पैरो को। तो इससे साबित होना था कि हेल्दी स्पैरो में प्लाज्मोडियम ट्रांसफ़र होता है या नहीं होता। अगर होता है तो बात साबित हो जाएगी, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि मॉस्किटो जो है वो ट्रांसफ़र कराती है, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करवाती है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरे में। अब इसने एग्जामिन किया उस स्पैरो की बॉडी को, तो उसको क्या मिला, ही फाउंड प्लाज्मोडियम इन इट। अब उसमें प्लाज्मोडियम पाया गया जब इसने उस मॉस्किटो को, जो हेल्दी स्पैरो था, उसके ब्लड को एग्जामिन किया। तो इससे क्या साबित हुआ कि जो क्यूलिक्स मॉस्किटो था जिसमें प्लाज्मोडियम नहीं था, जब उसने मलेरियल स्पैरो को बाइट किया तो प्लाज्मोडियम स्पैरो से मॉस्किटो में आया, और इस मॉस्किटो ने, जिसमें प्लाज्मोडियम आ चुका है जो कि मलेरिया का काज है, इससे फिर हेल्दी स्पैरो को बाइट करवाया। तो हेल्दी स्पैरो को जब एग्जामिन किया गया, स्टडी किया गया, इसके ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तो इसमें भी प्लाज्मोडियम पाया गया। तो अब ये बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी ये सॉल्व हो गई कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। ये बात, ये हाइपोथेसिस ट्रू साबित हुई, ये प्रूव हो गई कि मॉस्किटो जो हैं प्लाज्मोडियम की ट्रांसमिशन में या मलेरिया के स्प्रेड में इन्वॉल्व हैं।
तो जो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम था सेकंड कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड इनटू ह्यूमन बीइंग्स, तो मॉस्किटोज़ जो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं। अब इसके बाद क्योंकि ह्यूमंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट डायरेक्टली नहीं किया गया, ये रिस्की था, तो स्पैरो में ये बात प्रूव हो चुकी। स्पैरो पे जब एक्सपेरिमेंटेशन की गई तो उसके बाद क्या किया गया, उसके बाद ह्यूमन बीइंग्स पे एक्सपेरिमेंट किया गया। कैसे? एक इटालियन बायोलॉजिस्ट था 1898 में, इसने क्या किया कि फ़ीमेल एनोफिली मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। अब ह्यूमंस पे वही एक्सपेरिमेंट रिपीट किया जा रहा है, वही जो हाइपोथेसिस थी उसको ट्रू प्रूव करने के लिए, उसको चेक करने के लिए दोबारा ये एक्सपेरिमेंट किया गया 1898 में। तो फीमेल एनोफिली को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे। अब जिसने मलेरियल पेशेंट को बाइट किया तो इस पेशेंट से प्लाज्मोडियम इस मॉस्किटो में आया, ये मॉस्किटो क्या हुई, इन्फेक्ट हो गई। अब इस इन्फेक्टेड मॉस्किटो ने जब हेल्दी पर्सन को, एक ठीक आदमी को जिसको मलेरिया नहीं था, उसको जब बाइट किया तो ये पर्सन मलेरियल पेशेंट बन गया, ही बिकेम इल। तो इससे ये बात दोबारा साबित होगी कि मॉस्किटो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस वाज प्रूव्ड अगेन। और जो फीमेल एनोफिली मॉस्किटो है, वाहिद यही मॉस्किटो है जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करवा सकता है। दूसरे मॉस्किटोज़ में वो सैलिवरी ग्लैंड्स नहीं होते, या फिर उनमें प्लाज्मोडियम की मल्टीप्लिकेशन उस तरह नहीं होती, या फिर ह्यूमंस को वो नहीं काटते, इसीलिए दूसरे मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट नहीं करवा सकते। ये ख़ास एक मॉस्किटो है फीमेल एनोफिली जो कि प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करता है। इसी तरह इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्ज़ाम्पल दी गई कि जो एडीज़ मॉस्किटो है, एडीज़ मॉस्किटो क्या करता है, ये डेंगी वायरस को ट्रांसमिट करता है। यानी कि जिस बंदे को डेंगी फीवर होगा, डेंगी वायरस उसके ब्लड में होगा, तो जब एडीज़ मॉस्किटो उसको काटेगा तो डेंगी वायरस एडीज़ मॉस्किटो में आ जाएगा, और जब ये हेल्दी पर्सन को काटेगा तो ये वायरस इस मॉस्किटो से हेल्दी पर्सन में चला जाएगा। तो इसी तरह जो प्लाज्मोडियम है, मलेरिया का काज है। प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिली मॉस्किटो के काटने से उसकी बॉडी में चला जाता है और फिर उसके सलाइवा के थ्रू जो जिस पर्सन को वो बाइट करता है मॉस्किटो, उसमें आ जाता है। तो ये बायोलॉजिकल जो प्रॉब्लम थी कि हाउ प्लाज्मोडियम ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स, कि ह्यूमन बीइंग्स में प्लाज्मोडियम कहाँ से आता है या कहाँ से आया, तो इसको बायोलॉजिकल मेथड के थ्रू सॉल्व किया गया। तो आज हमने सेकंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू मलेरिया देखा कि हाउ प्लाज्मोडियम इज़ ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन बीइंग्स। तो इसमें हमने क्या देखा, जो साइंटिस्ट था एफ.ए. किंग, अमेरिकन साइंटिस्ट था, इसने ऑब्जर्वेशंस की और उन ऑब्जर्वेशन में जो कॉमन चीज़ थी कि मॉस्किटोज़ से रिलेटेड थी कि जो लोग स्मोकी एरियाज़ में, आपको पता है मॉस्किटोज़ नहीं होते, तो वहाँ पे जो लोग सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, जो लोग इंडोर्स सोते हैं उनको मलेरिया नहीं होता, और जो लोग मॉस्किटोज़ नेट यूज़ करते हैं, नेट्स यूज़ करते हैं, उनको मलेरिया नहीं होता। तो इसका मतलब है मॉस्किटोज़ से आप बच जाएं तो आपको मलेरिया नहीं होगा, आप में प्लाज्मोडियम ट्रांसमिट नहीं होगा। तो इसने इसकी ऑब्जर्वेशंस की बेस पे एक हाइपोथेसिस बनी, एक मफरूज़ा, एक टेंटेटिव स्टेटमेंट बनी कि मॉस्किटोज़ ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। और फिर आपको पता है कि डिडक्शन में क्या होता है, लॉजिकल बनाया जाता है इसको और टेस्ट किया जाता है एक्सपेरिमेंटेशन में। तो
रोनाल्ड रोज ने फिर एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उसने क्या किया कि फ़ीमेल एनोफिली मॉस्किटो को अलाउ किया कि वो मलेरियल पेशेंट को बाइट करे, और फिर इसने इस मॉस्किटो में प्लाज्मोडियम को देखा, एग्जामिन किया अंडर द माइक्रोस्कोप, ठीक है। और फिर इसको ह्यूमंस पे डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकता था, तो इसने क्या किया कि जो एक स्पैरो थी उसको बाइट करवाया जिसमें प्लाज्मोडियम मौजूद था। उस स्पैरो से प्लाज्मोडियम क्यूलिक्स मॉस्किटो था उसमें आया, और फिर एक हेल्दी स्पैरो को इसने बाइट करवाया। तो उसने क्या देखा कि हेल्दी स्पैरो में भी मलेरिया हो गया था, प्लाज्मोडियम उसमें भी ट्रांसमिट हो गया था। तो ये बात साबित हो गई थी कि मॉस्किटोज ट्रांसमिट प्लाज्मोडियम। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि एक इटालियन साइंटिस्ट ने 1898 में, ठीक है, उसने फीमेल एनोफिली मॉस्किटो को ह्यूमन बीइंग्स पे उसने ये एक्सपेरिमेंट किया। मलेरियल पेशेंट को उसने बाइट करवाया, और इस इन्फेक्टेड जो मॉस्किटो थी फीमेल एनोफिली, इससे फिर हेल्दी पर्सन को बाइट करवाया। तो वो हेल्दी पर्सन क्या हो गया था, वो उसको मलेरिया हो गया था। तो ये हाइपोथेसिस जो थी ये ट्रू प्रूव हो गई थी अगेन, और इस तरह ये बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया कि मॉस्किटोज़ ही क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करते हैं, मलेरिया को स्प्रेड करते हैं। तो आज की जो आपकी होम असाइनमेंट है वो है कि हाउ बायोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व मिस्ट्रीज ऑफ मलेरियल प्रॉब्लम, कि बायोलॉजिस्ट ने मलेरियल प्रॉब्लम की जो मिस्ट्री थी इसको बायोलॉजिकल मेथड से कैसे सॉल्व किया। तो आप बताएंगे कि फर्स्ट प्रॉब्लम जो हमने डिस्कस किया आज, उसको स्टेप वाइज आप बताएंगे कि उसमें ये ऑब्जर्वेशंस थी, उनकी बेस पे उन्होंने हाइपोथेसिस बनाई, उस हाइपोथेसिस की बेस पे फिर डिडक्शन बनी और उसको एक्सपेरिमेंट किया गया, उससे ये रिज़ल्ट निकला। और फिर ये वाला आपने इस तरह एक फ़्लो चार्ट सा बना देना है कि ऑब्जर्वेशंस ये थी दूसरे प्रॉब्लम की, इस मिस्ट्री की, फिर इसकी हाइपोथेसिस, फिर एक्सपेरिमेंट ये हुआ और ये रिज़ल्ट निकला। तो सिंपली आपने एक फ़्लो चार्ट सा बना देना है।